बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम CS 304 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। इंशाल्लाह मेरी कोशिश मुकम्मल की होगी कि मैं आपको डिटेल कॉन्सेप्ट सारे जो है वो बता दूं। पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, लेकिन दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज हम इसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंटली प्रोग्रामिंग के मेन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपने ये बताना जी कि इसके अंदर से कौन सी बेस्ट अप्रोच है जिसके अंदर हम जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं जेनेरिक एल्गोरिदम को, ताकि हम जो है मिनिमम नंबर ऑफ कोडिंग लाइंस को जो है वो राइट कर सकें। तो ये बेसिकली टेम्पलेट्स हैं। जो टेम्पलेट्स हैं इसका इस्तेमाल ये होता है कि हम जो है वो अप्रोच करते हैं जो इम्प्लीमेंट जेनेरिक एल्गोरिदम है, और हम यहाँ पे अपना जो कोडिंग लाइन होती है ना वो मिनिमम नंबर ऑफ कोड्स होते हैं या वो मिनिमम होते हैं नंबर, ठीक है। यानी वहाँ पर हमारे पास जो कोडिंग लाइंस होती हैं वो कम होती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं। तो यहाँ पे टेम्पलेट जो होगा इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपने आइडेंटिफाई करना जी करेक्ट जो वे है जिसके अंदर हम जो है वो डिक्लेयर करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमेशा आपसे पूछा गया है कि आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है अपने ऑब्जेक्ट को यूज़र डिफाइन टेम्पलेट्स के ऊपर। याद रहे, यूज़र डिफाइन टेम्पलेट्स का मतलब होता है ऐसे टेम्पलेट्स जिनको हम जो है वो खुद अपने लिए डिफ़ाइन करते हैं, जो यूज़र खुद डिफ़ाइन करता है। और यूज़र होता कौन है जी? यूज़र मैं हूँ, यूज़र आप हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट क्लास है ए के लिए, वो आपने इसका सिंटैक्स बताना है, आपने बताना है कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका क्या होता है, सबसे पहले ए आपका वेरिएबल का नेम आता है। आप जो कि ये देखिए इसने आपको खुद ही बता दिया कि आपके पास क्लास ए है, तो क्लास का नेम आपने लिखा ए। उसके बाद ना ये इसका बेसिक कोड है जो हम जो है वो टैग्स के अंदर लिखते हैं, इसको हम कहते हैं टैग्स, ठीक है। चूँकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं हम, तो टैग्स के अंदर लिखेंगे और हम उसके आगे लिखेंगे 4। अब आप खुद देखें क्लास का नेम ए है, दिस मीन्स कि हमारा जो डेटा टाइप होगी वो 4 होगी, तो CHAR 4। उसके बाद आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट को लिखा OBJ ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपने उसको डिक्लेयर कर दिया और आखिर में आपने सेमीकोलन लगाया। तो दिस वन इज द राइट ऑप्शन है। जिस तरह मैंने आपको बताया तो उसके मुताबिक ये वाला बनेगा, ठीक है। कि ए यानी कि क्लास का नेम, उसकी डेटा टाइप जो कि आप टैग्स के अंदर लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है। तो ये आपके पास बेसिक सिंटैक्स होगा, ये आपके पास बेसिक फंक्शनैलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास हैव अ मेंबर फंक्शन, जब बेस क्लास और ड्राइव क्लास मेंबर फंक्शन होंगे सेम नेम के साथ, तो आपको क्या स्पेसिफिक करना है, यू मस्ट बी मोर स्पेसिफिक विच फंक्शन यू वांट टू कॉल। आप कौन सा फंक्शन जो है वो सबसे पहले कॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपने दो चीज़ें डिक्लेयर करनी है कि बेस क्लास क्या होती हैं और ड्राइव क्लास क्या होती हैं। बेस क्लास हम कहते हैं जी पेरेंट क्लास को, P फॉर पेरेंट, और ड्राइव क्लास हम कहते हैं चाइल्ड क्लास को। इस तरह मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये पर्सन की क्लास ना लें, पर्सन को आप डिवाइड करेंगे फर्दर टास्क के अंदर। जिस तरह डॉक्टर है, D फॉर डॉक्टर, और E फॉर इंजीनियर। अब देखें ये जो आगे इंजीनियर है ना, ये इसकी सब क्लासेस हैं। तो ये वाली जो क्लासेस आपको नजर आ रही हैं, बेसिकली दीज आर द चाइल्ड क्लासेस एंड दिस वन इज द मेजर क्लास दैट्स कॉल्ड द पेरेंट क्लास। तो इस पेरेंट क्लास को हम कहते हैं बेस क्लास, और जो नीचे सब चाइल्ड हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड या आल्सो नोन एज ड्राइव क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपके पास ये दोनों क्लास होंगी, यानी पेरेंट भी होगी और चाइल्ड भी होगी, और दोनों का नेम भी सेम होगा, तो आप किस फंक्शन को किस फंक्शनैलिटी को ज़्यादा स्पेसिफिक रखेंगे। तो इसका जो बेसिक जवाब आएगा वो ये आएगा कि हम ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। चूँकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मेन कॉन्सेप्ट जो होता है, उसका मेन मकसद यही होता है कि हमने अपने ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करना है, हमने अपने प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करना है। तो प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं दैट्स कॉल्ड द ओवरलोडिंग। तो जब आपके पास दो क्लास होंगी पेरेंट और चाइल्ड, तो हम ऑपरेटर को ओवरलोड करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ यूजफुल। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो कब यूजफुल होती है, जब हम वी डू नॉट वांट टू इनिशिएट इट्स ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशिएट नहीं करते हैं। इनिशिएट निकला है इनिशियलाइजेशन से, और इनिशियलाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट होता है इक्वल, ठीक है, जिसको हम साइन ऑपरेटर भी कहते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि A इक्वल्स टू 2। अब देखिए ये हमने A को इनिशियलाइज कर दिया, A को असाइन कर दी वैल्यूज़, तो ये आपका प्रोग्राम यहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है। तो जब भी हम किसी भी वैल्यूज़ को इनिशिएट नहीं करेंगे, तब वहाँ पे हम ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूजफुल रहेगी, ठीक है। कंसिडर कर लें रेजोल्यूशन ऑर्डर को, इन विच कंपाइलर सर्च फॉर फंक्शन इन अ प्रोग्राम। आपने बताना है कि जो रेजोल्यूशन ऑर्डर है जिसके अंदर जो हमारा कंपाइलर है वो हमारे प्रोग्राम को फंक्शन वाइज जो है वो सर्च करेगा, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा जो हमारे कंपाइलर की होती है वो होती है ऑर्डिनरी फंक्शंस। अब ये ऑर्डिनरी फंक्शंस क्या होते हैं?
ऑर्डिनरी फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आपने प्योरिटी देनी है, आपने बताना है कि दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट, दिस वन इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट। यानी कि आप बताते हैं कि सबसे पहले इसका काम है, उसके बाद दूसरे बंदे का, उसके बाद तीसरे का, उसके बाद चौथे का। अब देखें ये पहला यहाँ पर है जिसको हमने जिस तरह CS3 के अंदर बात की थी कि FIFO FIFO, उसके अंदर हम प्योरिटी की बात करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले जाओ। तो ये प्योरिटी है। आप कहते हैं जी ये फंक्शन है, इसको पहले काम करना है, इसको बाद में काम करना है। उसके अब यहाँ पे देखें, अब जिस तरह ये होम है, आपको होम नजर आ रहा है, होम का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास है। सबसे पहले नंबर लाइन पे होम है, फिर टूल्स हैं। अब इन्होंने होम को पहले प्योरिटी दी है कि आप पहले होम पे जाएं, टूल पे जाएं, उसके बाद आप अपनी फाइल पे जाएं। तो दिस वन इज आल्सो नोन एज द एग्जांपल ऑफ प्योरिटी फंक्शन या प्योरिटी क्यूज। तो यहाँ पे जिसका राइट ऑप्शन होगा दैट्स कॉल्ड द ऑर्डिनरी फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। 3 मेन हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं। दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जिसको हम OOP भी कहते हैं, O फॉर ऑब्जेक्ट, O फॉर ओरिएंटेड एंड P फॉर प्रोग्रामिंग। तो 3 आपने मेन करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, दैट्स कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा नहीं ख्याल कि जब तक मैंने ये सब्जेक्ट जब से पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ है तब से ये क्वेश्चन किसी के पेपर में ना पूछा गया हो। अब ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं, इनका आप डिटेल से समझ लें। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को हाइड करना, डेटा को छुपाना। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जिस तरह हमने बेस क्लास और ड्राइव क्लास की बात की थी कि दिस क्लास इज इनहेरिटेड, यानी विरासत में मिली हुई चीज़ को हम इनहेरिटेंस कहते हैं अगर हम बात करें। और पॉलीमॉर्फिज्म में भी हम बेसिक क्लासेस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं और बेसिक क्लासेस के कॉन्सेप्ट को क्रिएटिंग करते हैं या क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखें जो 3 मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं OOP की, वो यही है कि हम इनकैप्सुलेट करेंगे, डेटा को छुपाएंगे। इसके अलावा आप इनहेरिटेंस यानी डेटा को लिंक करवाएंगे कि ये क्लास फलां क्लास के साथ लिंक है। और पॉलीमॉर्फिज्म बेसिक क्लासेस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपने हमेशा अपने माइंड में फर्दर आने वाले सेमेस्टर्स के लिए भी याद रखना है। अ प्राइवेट मेंबर और वेरिएबल इज नॉट एक्सेसिबल। जो प्राइवेट मेंबर है और जो वेरिएबल है वो किसके लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो वो ड्राइव क्लास के लिए एक्सेसिबल नहीं है। ड्राइव क्लास बेसिकली चाइल्ड क्लास होती है, जो चाइल्ड क्लास के पास फंक्शनैलिटी भी कम होती है। जिस तरह अगर मैं आपको पर्सनल लाइफ एग्जांपल दूं तो मैं हूं ना और मेरे वालिद साहब हैं, तो मेरे वालिद साहब की मुझसे ज़्यादा अहमियत है क्योंकि वो बेस क्लास हैं, वो पेरेंट क्लास हैं, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप ज़्यादा हैं, उन्होंने दुनिया को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है, उनके ताल्लुकात ज़्यादा हैं। अब ड्राइव क्लास बेसिकली चाइल्ड क्लास है, इसलिए आप ये प्राइवेट मेंबर को एक्सेस या जो है वो इसको रिलीज़ नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते इसको। आप जो है वो मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम जो एक्सेसिबल होते हैं ना वो हमेशा से ड्राइव क्लास के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसलिए हम प्राइवेट क्लास के अंदर जो है वो बेस क्लास को तो एक्सेस कर सकते हैं लेकिन ड्राइव क्लास को हम एक्सेस जो है वो नहीं दे सकते हैं ड्यू टू इनकैप्सुलेशन। अ नॉन वर्चुअल मेंबर फंक्शन DING डिंग, ये बेसिकली एक फंक्शन है जिसको हम डिंग का नाम दे रहे हैं इन बेस एंड ड्राइव क्लास एंड पॉइंटर्स P। अब यहाँ पे पॉइंटर P है और एक आपके पास फंक्शन है DING डिंग। अब वो कहता है कि आपने इसकी बेस क्लास को जो है वो क्या करना है, ये कंटेन है एड्रेस पे। एड्रेस का मतलब यानी बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है जो कि मुश्तमिल है ड्राइव क्लास के एड्रेस के ऊपर। और वो ये कह रहा है कि देन द स्टेटमेंट P रेफरेंस टू डिंग, इसका मतलब P जो है ये पॉइंट कर रहा है किसको, डिंग को। तो आपने बताना है कि विल एग्जीक्यूट डिंग, ये डिंग मेंबर को एग्जीक्यूट करेगा तो फंक्शन इज डैश क्लास। तो किस क्लास के अंदर करेगा, तो ये बेसिकली बेस क्लास के अंदर करेगा। क्योंकि अभी हम ये ऑलरेडी बात करके आ चुके हैं कि जो बेस क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेस क्लास का मतलब है, मकसद है उसका, ये मकसद है कि ये पेरेंट क्लास है। चूँकि पेरेंट के पास ज़्यादा फंक्शनैलिटी होती है, ज़्यादा फंक्शन होते हैं, तो ये हमेशा से बेस क्लास के अंदर ही लाई करेगा या बेस क्लास के अंदर हमेशा से फॉल करेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बाय डिफॉल्ट विच एक्सेस लेवल इज असाइंड टू मेंबर ऑफ अ क्लास। जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट फंक्शन है ना वो प्राइवेट फंक्शन है। अब वो आपसे कह रहा है कि अगर आप बाय डिफॉल्ट कहते हैं ना कि हमारे पास जो ये जो OOP लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये बाय डिफॉल्ट किस क्लास को एक्सेस करेगी या किस क्लास तक हमें एक्सेस दे देगी, रसाई दे देगी, तो वो प्राइवेट होगा। क्लासेस के 3 पार्ट्स हैं, एक होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट और एक होती है प्रोटेक्टेड। पब्लिक पार्ट के अंदर वो डेटा होता है जो हमने लोगों को दिखाना होता है, लाइक माई चैनल नेम, माई नेम। जिस तरह मेरा नेम साकिब है, मेरे चैनल का नेम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन है, मैं PhD कर रहा हूँ, मैं MPhil कर रहा हूँ, ये सारा कुछ पब्लिक डेटा है मेरा। इसी के साथ साथ देखें अब प्राइवेट पार्ट में वो डेटा होगा लाइक माई CNIC नंबर, माई फादर नेम या माई मदर नेम वगैरह वगैरह। इसके अलावा प्रोटेक्टेड में वो डेटा होगा जो आपके रिश्तेदारों को पता है, कि आपके वालिद साहब का नेम भी पता है, आपके मदर का नेम भी पता है, आपके एजुकेशन का भी पता है, आपके नेम का भी पता है, लेकिन आपके CNIC नंबर का नहीं पता। यानी कि आपको एक लिमिट तक डेटा को एक्सेस देते हैं प्रोटेक्टेड के अंदर, और प्राइवेट में हमेशा से आपका वो प्राइवेट डेटा आता है जो कि आप अपने अलावा किसी दूसरे या तीसरे बंदे को नहीं बताते हैं। तो जब हम बाय डिफॉल्ट की बात करते हैं OOP के अंदर, चूँकि OOP की 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके अंदर पहली करेक्टरिस्टिक है इनकैप्सुलेशन की। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा को छुपा लेना।
तो डेटा हाइडिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम प्राइवेट फंक्शन के अंदर जो है वो इनकैप्सुलेट करते हैं या प्राइवेट फंक्शन के अंदर हम इसको तस्लीम करते हैं, पाते हैं। दिस मीन प्राइवेट इज़ द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंस्टांस ऑफ क्लास वेरिएबल। आपने ये बताना है कि क्लास वेरिएबल का इंस्टांस जो होगा वो क्या होगा। अब क्लास वेरिएबल का इंस्टांस से मतलब ये होती है कि आपने एग्जांपल बतानी है कि कौन सी व्हीकल की क्लास की एग्जांपल है। अब देखिए क्लास का नेम क्या है, क्लास का नेम है व्हीकल, तो व्हीकल से पता लग गया आपको, इसका मतलब होता है पहिया, व्हील, ठीक है। अब ये व्हील है, अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, देखिए कार, कंप्यूटर और डेस्क। तो व्हील जो है वो कंप्यूटर के अंदर भी नहीं होता, डेस्क के अंदर भी नहीं होता, अहमद के अंदर भी नहीं होता, बाइसाइकिल के अंदर भी नहीं होता। आपने वो एग्जांपल्स बतानी है जिसके अंदर व्हीकल पाया जाता है, व्हील पाया जाता है। तो वो देखें वो कार में भी होता है, वो बाइसाइकिल में भी होता है, वो ट्रक में भी होता है। तो दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन है, कार, व्हीकल और बाइसाइकिल। इसी तरह के मेन कॉन्सेप्ट आपसे अदर देन डैट भी पूछे जा सकते हैं, लाइक पर्सन की एग्जाम्पल, पर्सन डॉक्टर भी है, पर्सन स्टूडेंट भी है, पर्सन इंजीनियर भी है, पर्सन टीचर भी है। तो ये आपने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि कौन सी क्लास किस चीज़ की एग्जाम्पल रखती है, ठीक है। बाकी मल्टीपल इनहेरिटेंस से मतलब भी आपसे पूछा जाएगा, वो आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन ये बातें आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12, इन ऊप एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। जो एडवांटेजेस हैं इनहेरिटेंस के, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि वही कि विरासत में मिली हुई चीज़ है कि आपने एक क्लास को दूसरी क्लास से जो लिंक करवाया ना, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या क्या शामिल है, एक्सेप्ट, सवाए। सबसे पहले ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, पहले मैं आपको वो डिक्लेयर कर दूं, पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी आपका चूँकि ये हम कर रहे हैं तो मैं आपको साफ साफ बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें पहले हम देखेंगे पाई जाती हैं और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। अब आपने बताना है कि इसका एडवांटेज कौन सा नहीं है, तो वो आपका यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज ये है कि आपको ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देता है, यानी कि आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि आपका डेटा बड़ा इनसिक्योर्ड है, मतलब डेटा सिक्योर होने के बावजूद आप अपने डेटा को बड़ी आसानी से, प्राइवेट डेटा चूँकि आप खुद ऑनर होते हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं अगर आप इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं और आप डीलिंग करते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के साथ। जिस तरह मैंने अभी आपको अपने वाले साहब की एग्जांपल दी, अपनी एग्जांपल दी, पर्सन की एग्जांपल दी, तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये हमारी रियल वर्ल्ड का मेन कॉन्सेप्ट है या रियल वर्ल्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब डिक्रीज मेंटेनेबिलिटी, ये इसका डिसएडवांटेज है, यानी ये इसका एडवांटेज नहीं है कि ये मेंटेनेबिलिटी को डिक्रीज करता है, कम कर देता है। तो ये यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एक प्रोग्राम है, आपने इसका आउटपुट बताना है, और इस तरह के ना आपके ज़्यादा आते होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने आपको बताया हुआ है। चलिए मैं आपको देख के बता देता हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम शायद कंप्लीट नहीं है। हाँ, ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है आपका। क्लास आपने बना ली डमी की, प्राइवेट डेटा आपने रखा इन डेट। अगर ये प्रोग्राम, सॉरी ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है, अगर होता तो मैं आपको ये ज़रूर करवा देता। बहरहाल इसको देख लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मुझे मज़ीद कोई पासवर्ड की फ़ाइल मिली तो मुझे ये मिलेगा, तो मैं आपको पार्ट 2 में इंशाल्लाह ये लाजमन तौर पर डिस्कवर कर दूँगा या लाजमी आपको इसका जवाब बता दूँगा, ठीक है। आगे देखें, विच विल बी द गुड एग्जाम्पल ऑफ अ मेथड दैट इज शेयर्ड बाय ऑल इंस्टांसेस ऑफ अ क्लास। आपने ये बताना है कि कौन सी ऐसी गुड एग्जांपल है मेथड की जिसके अंदर हम तमाम इंस्टांसेस को, इंस्टांस का मतलब एग्जांपल्स को, मिसालों को जो है वो क्लास की शेयर कर सकते हैं। तो वो हमारे पास जो होती है वो स्टैटिक मेथड होता है। स्टैटिक मेथड के अंदर आप जो है वो तमाम तर इंस्टांसेस को क्लासेस के शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, इफ़ वी डू नॉट इनिशिएट, अगर आप इनिशिएट नहीं करते किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को इंट टाइप के साथ, देन इट इज़ ऑटोमेटिकली इनिशिएटेड। तो ये हमेशा से इनिशिएट होता है विद ज़ीरो, यानी कि अगर आपने किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को नहीं बताया हो ना कि इसकी वैल्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये है, तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसिडर की जाएगी वो हमेशा से ज़ीरो की जाएगी, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल की हमेशा वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो जो है वो कंसिडर की जाएगी, तो ज़ीरो आपने याद रखनी है एज अ स्टैटिक, नॉट जो है वो डायनामिक। पब्लिक मेथड ऑफ बेस क्लास, जो पब्लिक मेथड होते हैं बेस क्लास के, कैन बी डैश एक्सेस इन ड्राइव क्लास डायरेक्टली एक्सेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और ऑलरेडी ये ज़बानी याद होनी चाहिए आपको कि जो पब्लिक मेथड है ना बेस क्लास के, बेस क्लास दोबारा पेरेंट क्लास को हम कहते हैं, तो बेस क्लास के जो पब्लिक मेथड होते हैं हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ड्राइव क्लास के साथ। ये बिल्कुल आप इस तरह समझ लें कि हमारे पेरेंट्स डायरेक्टली आपको एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह मैं, मेरे वाले साहब हैं, अब मेरे वाले साहब डायरेक्टली मुझे एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे बात पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मुझे कोई बात कन्वे कर सकते हैं। तो इसी तरह होता है कि आप पब्लिक मेथड में जो बेस क्लास होती है वो हमेशा डायरेक्टली कन्वे कर सकती है ड्राइव क्लास को और कन्वेंस कर सकती है ड्राइव क्लास को। विच मेंबर आर लाइज समवेयर बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स। आपने ये बताना है कि कौन से मेंबर प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स के अंदर लाई करते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड मेंबर है। मैंने आपको पहले भी बताया था क्लासेस की 3 टाइप्स हैं और इसकी अरेंज सुन लें, इसकी आपने तरतीब देखनी है। सबसे पहला पब्लिक, फिर प्रोटेक्टेड और फिर प्राइवेट, ये तीनों अरेंजेस याद रखनी है आपने। सबसे पहला पब्लिक आएगा,
फिर प्राइवेट फिर प्रोटेक्टेड आएगा और फिर प्राइवेट आएगा। इन्होंने आपको नहीं बताया हुआ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने तरतीब याद रखनी है। पब्लिक पार्ट में डेटा सबके लिए है, प्रोटेक्टेड पार्ट में डेटा कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है, प्राइवेट पार्ट में डेटा सिर्फ आपके अपने लिए है। सो ये रेंज है, तो ये कह रहे हैं कि आपको रेंज ही बताने के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर में कौन सी चीज़ लाई करती है, तो वो प्रोटेक्टेड है। जिस तरह मैंने आपको तरतीब बताई ना, पब्लिक फिर प्रोटेक्टेड और फिर प्राइवेट। तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड के पब्लिक और प्राइवेट के दरमियान जो चीज़ लाई करी दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्टेड मेंबर्स। द ऑपरेशन ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो ऑपरेशन होता है वो डिफाइन करता है यूज़र, डिफाइन बाय यूज़र। जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि आप एक दफ़ा कंस्ट्रक्टर को लिखते हैं और उस कंस्ट्रक्टर को कॉपी कर लेते हैं, यानी कॉपी हम कहते हैं, हमने पढ़ा था ना डीप कॉपी और शैलो कॉपी, तो इसका लिंक भी इसके साथ होता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को आप राइट करते हैं और एज इट इज़ आगे जाके प्रोग्राम में अपने कोड को, अपने कंस्ट्रक्टर को बार बार रीयूज़ करते हैं बाय यूजिंग द पेस्ट फंक्शन। तो ये आपको डिफाइन किया जाता है बाय द यूज़र, यानी इसको यूज़र खुद डिफाइन करता है, हमारा कंप्यूटर इसको डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, अगर जो कंप्यूटर अगर इसको डिफाइन करेगा तो वो सिस्टम आएगा या वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। चूँकि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है तो कॉपी हम जो कंस्ट्रक्टर है वो हम खुद राइट करते हैं, खुद लिखते हैं, तो वो यूज़र लिखता है। तो यूज़र इज़ द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, a base class member or method that is alternatively defined in drive class is known as। जो बेस क्लास मेंबर है और मेथड है वो अल्टरनेटिवली डिफाइन की जाती है ड्राइव क्लास में, इज नोन एज। ये क्या कहलाती है, तो ये ओवर राइडिंग कहलाती है। ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इंशाल्लाह बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि बेस क्लास और मेथड जो कि अल्टरनेटिवली डिफाइन करते हैं हम ड्राइव क्लास के अंदर, वो हमारे पास जो है वो ओवर राइडिंग कहलाती है। चलिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू द गूगल। ओके, डिफरेंस देखिए, व्हेन क्या डिफरेंस है जी, तो व्हेन जब टू और मोर मेथड जो है सेम क्लास के अंदर लाए करते हैं, सेम क्लास, यहाँ पर डिफरेंस याद रखिएगा, सेम क्लास के अंदर लेकिन उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। तो पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे सेम क्लास में तो वो ओवर लोडिंग है। और अगर यही पैरामीटर जो है और नेम जो है आपके पास सेम क्लास के अंदर जो है वो लाए करते हैं, लेकिन यहाँ पे सुपर क्लास और चाइल्ड क्लास आ जाती है। वही बात कि सेम क्लास प्रोटेक्टेड भी, यानी सेम क्लास जो है वो बेस क्लास भी हो सकती है और जो है वो चाइल्ड क्लास भी हो सकती है। लेकिन जो ओवर राइडिंग है इसके अंदर मस्ट है सुपर क्लास भी और चाइल्ड क्लास भी। तो ये हम इस कॉन्सेप्ट को ओवर राइडिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो नाम देते हैं। तो ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग में ये मेन कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपने फंक्शन को ओवरलोड करना होता है तो आप डिफरेंट पैरामीटर सेम क्लास के अंदर देते हैं ओवरलोडिंग के लिए, और जब आप ओवर राइड करते हैं तो वहाँ पर आप जो है मेथड्स को मजीद जो है वो सुपर क्लास के साथ डिफाइन करते हैं। डिटेल कॉन्सेप्ट आपके हैंडआउट्स के मुताबिक मैं आपको इंशाल्लाह आपके सेकंड पार्ट में बताऊंगा। लेकिन ये ओवर राइडिंग का मेन कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन देख लें कि आप बेस क्लास मेंबर और मेथड दैट इज अल्टरनेटिवली, जो कि अल्टरनेटिवली डिफाइन होते हैं ड्राइव क्लास के अंदर, वो हमारे पास ओवर राइडिंग का मेन कॉन्सेप्ट कहलाता है। ऑल द डैश मेथड्स या मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास कैन बी एक्सेस फ्रॉम द ड्राइव क्लास। वही बात है कि इसका जो आंसर रहेगा वो पब्लिक ही आएगा। मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है कि तमाम तर जो पब्लिक मेंबर है ना, पहले आपको ये ड्राइव क्लास दिया गया था ना ऑप्शन, तो तमाम तर जो पब्लिक मेंबर है बेस क्लास के वो एक्सेस कर सकते हैं ड्राइव क्लास को। यानी दोनों तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। ये ड्राइव क्लास भी आपको दिया गया था पहले जो मैंने आपको करवाया था, अब आपको बेस क्लास दे दिया गया। तो जो बेस क्लास है यानी जो पेरेंट क्लास है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है ड्राइव क्लास को बाय यूजिंग द पब्लिक मेथड या बाय यूजिंग द पब्लिक फंक्शंस। उसके आगे देखें, व्हेन अ वर्चुअल फंक्शन इज कॉल बाय रेफरेंस, जब वर्चुअल फंक्शन को हम कॉल करते हैं उसके रेफरेंस के थ्रू, तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है उसके नेम का और यूजिंग डॉट सिलेक्शन ऑपरेटर, तो हम उसको यूज़ करते हैं डॉट सिलेक्शन ऑपरेटर के मुताबिक लाइक दिस। देखिए स्केयर ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉ, अब ये स्केयर ऑब्जेक्ट ये वेरिएबल है, डॉट इसका जो है वो सिलेक्शन यानी ये डॉट मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर है। उसके बाद आपने दूसरा वेरिएबल इस्तेमाल किया है ड्रॉ का। तो ये जो रेफरेंस है इसको हम कैसे रीसॉल्व करते हैं, तो इसको हम रीसॉल्व करते हैं एट द टाइम ऑफ रन टाइम। जब आपका प्रोग्राम रन होने लगता है ना, जब आपका प्रोग्राम चलने लगता है, तब आप इस प्रॉब्लम को, इस इशू को सॉल्व करते हैं। और जब भी हम बात करते हैं रेफरेंस की, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए हम इस साइन की बात कर रहे हैं, और ये साइन हमेशा चलता ही आपका रन टाइम के साथ है या हीप के कॉन्सेप्ट के साथ है। जो हीप का जो कॉन्सेप्ट है हम मेमोरी को वहाँ पे गेट करते हैं बाय यूजिंग द रन टाइम। जब भी हमारे पास प्रोग्राम रन होने लगता है ना, तब हमारी हीप से मेमोरी को गेट किया जाता है। तो जहाँ पर भी रेफरेंस का वर्ड है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि वो रन टाइम के साथ ही हम जो है वो चलेंगे, या रन टाइम का मेन सिंटैक्स या मेन जो ऑप्शन है वो कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर कंपाइल टाइम एरर। आपने ये बताना है कि कंपाइल जो टाइम एरर है उसके कौन सा कॉजेज है। तो ये है कि डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैविंग एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो ये इसका सिंपल आंसर है, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है।
सिंपल ये आपको एक रूल के मुताबिक जवाब इसने दिया हुआ है, तो यही जवाब इसका करेक्ट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आगे आ गया जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा ही एक इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, चूंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी टाइप्स ऑफ। सबसे पहले आप ये पहचानें कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। इसके अंदर हमने दो अपने हैंडआउट्स के मुताबिक बात की थी, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हम जो है वो एक जेल परी की एग्जांपल लेंगे, जिसके अंदर उसकी जो आधी शेप होती है बॉडी की वो औरत की तरह, एक गर्ल की तरह होती है, और आधी जो शेप होती है वो फिश की तरह होती है, जिसको हम मरमिड कहते हैं। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, यानी एक ही पर्सन के अंदर दो चीज़ों की क्वालिटी अगर मौजूद होगी, दैट्स कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब ये कौन कौन सी हो सकती हैं? ये पब्लिक भी होती हैं, ये प्रोटेक्टेड भी होती हैं, और ये प्राइवेट भी होती हैं, तीनों हो सकती हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, दोनों कंसिडर जो है वो की जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, कंसिडर कर लें आप एक अरे है हमारे पास, इन आई अरे। आपकी जो अरे है वो आपने इनिशियलाइज की है जी 5 के साथ, और इसके अलावा अरे बना लिया आपने 5 नंबर्स की। उसके बाद आप कहते हैं यहाँ पे देखें पीटीआई, या आपने पॉइंटर का इस्तेमाल किया कि इंट, ये आपकी डेटा टाइप है, स्टैटिक पीटीआर इक्वल्स टू अरे। आपने यहाँ पे अरे को डिक्लेयर किया जी, और आई अरे, या आपने अरे को स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है? नो एरर इन बोथ स्टेटमेंट्स, दोनों के अंदर एरर नहीं है। क्यों एरर नहीं है? क्योंकि देखिए आपने प्रॉपर्ली सबसे पहले सिंटैक्स ठीक लगाया हुआ है, तो सिंटैक्स आप यहाँ पे देखेंगे तो सिंटैक्स आपका बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और दूसरी आपने डेव सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट लिखी है, डेट इज आल्सो ट्रू, तो इसके अंदर कोई भी एरर जो है वो नहीं है। तो ये आपने याद रखना है कि यही इसका आंसर होगा, क्योंकि कोई भी एरर हमने यहाँ पे नहीं फाउंड किया, या कोई एरर हमें यहाँ पे नहीं मिला। नेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रोग्रामिंग से बेस्ड कॉन्सेप्ट है। टेम्पलेट जो होते हैं क्लास वेक्टर के, अब यहाँ पे देखें ये टेम्पलेट का ना सिंपल सिंटैक्स है, टेम्पलेट क्लास वेक्टर वॉइड स्टैटिक। ये वॉइड हो गया आपका, वॉइड स्टैटिक स्टैटिक पी। अब ये जो वॉइड स्टैटिक है ना, ये तो आपने यहाँ से फॉलो ठहरे, मैं आपको ये काम दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखें वॉइड स्टैटिक, ये आपने इसको यहाँ पे लिखा, तो ये देखें ये वॉइड स्टैटिक, ये एक दफ़ा स्टैटिक आके ये यहाँ तक, ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। अब ये जो स्टार पी आपको दोबारा नजर आ रहा है, ये दो स्टार्स हैं, एक स्टार तो ये वाला है, ठीक है, लेकिन दूसरा स्टार जो है ये पॉइंटर का है, इसलिए यहाँ पे दो स्टार हमने इस्तेमाल किए हुए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर भी एंड आएगा वो उसका रेफरेंस ऑपरेटर है। तो ये क्या है? ये स्पेशलाइजेशन कैन देन बी यूज्ड एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्लासेस। जो हमारे पास तमाम तो टाइप्स हैं क्लासेस की, उसके अंदर हम जो स्पेशलाइजेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए हम जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास ये टेम्पलेट का इस्तेमाल होता है, और ये हमारे पास बेसिक सिंटैक्स होता है। तो सिंपल इसका फंक्शन या सिंपल इसका जवाब होगा वो ये वाला होगा, दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग। आपने बताना है कि जेनेरिक प्रोग्रामिंग का एडवांटेज क्या नहीं है। सबसे पहले आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन भी याद करना है कि आपको ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या 3 नंबर का आ सकता है कि राइट एंड एडवांटेजेस ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग। तो जेनेरिक प्रोग्रामिंग आपके कोड को रीयूज भी कर सकता है, राइटेबिलिटी भी कर सकता है, और मेंटेनेबिलिटी भी, यानी आप अपने कोड को रीयूज भी करेंगे, राइटेबिलिटी यानी आप दोबारा दोबारा राइट भी करेंगे, और मेंटेन भी करेंगे बाय यूजिंग जेनेरिक प्रोग्रामिंग। लेकिन चौथा जो प्रोग्राम है उसमें देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? एफिशिएंट मेमोरी यूज़। क्या आप आसानी से मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं? मेमोरी का यूजेज आपके पास एफिशिएंट होता है? तो ये बात गलत है, ये इसका एडवांटेज नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज है। चूँकि जेनेरिक प्रोग्रामिंग में हमारे पास फंक्शनैलिटी ज़्यादा है, कोडिंग ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल चीज़ों को जो है वो एट दैट सेम टाइम जो है वो कर रहे हैं, यानी हम मल्टीपल चीज़ों के साथ जो है वो छेड़छाड़ कर रहे हैं या मल्टीपल चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम जो है वो हमारी जो मेमोरी है वो एफिशिएंट यूज़ नहीं हो सकती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर ये इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। उसके आगे, मुझे ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन का आपने सिंटैक्स बताना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। सिंपल याद कर लें इसको, टेम्पलेट, उसके बाद आपके पास टैग के साइन, ये वाले ना टैग के साइन होते हैं, टैग के साइन, उसके बाद क्लास वेक्टर, फिर उसके बाद टैग, 4 स्टैटिक, और उसके बाद ब्रैकेट्स। तो सिंपल ये इसका सिंटैक्स है, ये आपको याद करना पड़ेगा जी। ये आपको याद करेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज आपको फिर रटा लगा लें, लेकिन ये समझाया नहीं जा सकता। 28 हमारे पास टेम्पलेट फंक्शन यूज डैश देन ऑर्डिनरी फंक्शन। जो टेम्पलेट फंक्शन है वो इस्तेमाल करते हैं क्या? लेस मेमोरी देन ऑर्डिनरी फंक्शन। ये आपका शायद कल परसों जो क्विज आया हुआ था ना, लास्ट क्विज था, उसके अंदर भी पूछा गया था। तो जो टेम्पलेट फंक्शन होते हैं वो लेस मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं देन दैट ऑर्डिनरी फंक्शन, जो ऑर्डिनरी फंक्शन से लेस है। यानी कि अगर आपने टेम्पलेट फंक्शन इस्तेमाल किए हुए ना तो आपकी मेमोरी लेस कंज्यूम होगी अदर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी फंक्शन। तो लेस मेमोरी इज राइट ऑप्शन हेयर। उसके आगे जनाब एन STL एल्गोरिदम। जो STL एल्गोरिदम है ये क्या होता है?
a stand alone function that operates on container। जो STL एल्गोरिदम है ये क्या होता है, ये ऑपरेट करता है हमारे कंटेनर के साथ और ये स्टैंड अलोन के फंक्शंस होते हैं। तो सिंपल अ स्टैंड अलोन फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन कंटेनर, सिंपल लाइन है, आपने इसको भी एक दफ़ा अपने माइंड से गुजार लेनी है। उसके आगे जनाब जो वेक्टर है ये एक अप्रोप्रिएट कंटेनर है। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप गिवन जो है वो इंडेक्स नंबर को इस्तेमाल करते हैं और आपके पास ऑर्डर होता है, इंडेक्स का मतलब आपको पता है ना कि हम बुक्स के ऊपर जो है वो चीज़ों को देखते हैं, हमारी जो बुक्स होती है ना उसके स्टार्ट के ऊपर इंडेक्स हमें नज़र आ रहा होता है, तो वहाँ पर हमारी जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, लेक्चर होते हैं, वो एक सॉर्टिंग फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो अगर आपने इंडेक्स को इस्तेमाल करना है एप्रोप्रिएट कंटेनर के लिए वेक्टर फंक्शन का, तो वहाँ पे आपने इंडेक्स के मेन कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जो इंडेक्स का मेन कॉन्सेप्ट है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे? ताकि हम चीज़ों को क्विकली एक्सेस कर सकें, क्विकली एक्सेस एट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। आप अगर किसी भी एलिमेंट को क्विकली एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर या बाय यूजिंग इंडेक्सेस जो है बड़ी आसानी से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये होगा। उसके आगे जनाब द फाइंड एल्गोरिथम। जो फाइंड एल्गोरिथम है क्या करता है, सिंपल काम है, टेक्स कहता है दो इटरेटर्स और एज इट फर्स्ट टू आर्गुमेंट्स। यानी जो फाइंड एल्गोरिथम है ये आपको दो जो इटरेटर्स हैं ये आपके गेन करता है और फर्स्ट टू आर्गुमेंट से एज इट्स, यानी कि आपके जो फर्स्ट टू आर्गुमेंट्स है वो इटरेटर्स किए जाते हैं, टेक के लिए जाते हैं फाइंड एल्गोरिथम के लिए। और इसका काम याद रखिएगा कि फाइंड एल्गोरिथम का काम होता है कि आपके चीज़ों को फाइंड करना। जिस तरह हम गूगल पे सर्च करेंगे, देखें ये आपकी क्लास हो रही है ना, लेकिन मैं यहाँ पे आके सर्च कर रहा हूँ, अब मैं इसको देखें दोबारा सर्च करूँगा तो ये देखें मेरे लिए डेटा आपको सर्चिंग में मिल गया। अभी जो डेटा आपको सर्चिंग में मिल रहा है ये आपका फाइंड एल्गोरिथम है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, अ रेंज इज ऑफन सप्लाइड टू एन एल्गोरिथम बाय यूजिंग या बाय टू डैश वैल्यूज बाय टू यूजिंग इटरेशन वैल्यूज। जो रेंज होती है हमारे एल्गोरिथम की वो इटरेशन वैल्यूज को या इटरेटर वैल्यू के साथ इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर इटरेशन आएगा, इटरेटर नहीं आएगा, इटरेशन वैल्यूज, ठीक है। तो इटरेशन आपका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एरर हैंडलिंग टेक्निक्स। आपने ये बताना है कि एरर हैंडलिंग टेक्निक्स कौन सी इनमें से नहीं है। तो जो एबनॉर्मल टर्मिनेशन है ना ये एरर को कंट्रोल कर सकती है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। जो ग्रेसफुल टर्मिनेशन है ये भी एरर को हैंडल कर सकती है। रिटर्न द इलीगल वैल्यू डेफिनेटली एरर को हैंडल करती है। रिटर्निंग अ वैल्यू दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एरर हैंडलिंग टेक्निक। तो ये एरर को हैंडल करने की टेक्निक नहीं है, तो यही इसका जवाब होगा, रिटर्निंग अ वैल्यू इज द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे डैश रिमेन्स इन मेमोरी। आपको क्या रिमेन रहती है मेमोरी अगर आपके तमाम तर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, भी बहुत दफ़ा पूछा गया है कि जब आप अपने तमाम तर ऑब्जेक्ट्स को, तमाम तर वैल्यूज़ को, तमाम तर क्लासेस को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं ना, लेकिन तब भी हमारी मेमोरी में कुछ ना कुछ बच जाता है, तो वो क्या होता है, वो स्टैटिक वेरिएबल होता है। यानी स्टैटिक वेरिएबल रिमेन्स इन मेमोरी, स्टैटिक वेरिएबल हमेशा रह जाता है मेमोरी के अंदर, इवन हत्ता के व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास, के तमाम तर जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्लास के हैज़ बीन डिस्ट्रॉय, वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, ख़त्म हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल का जवाब जो है वो कंसिडर किया जाएगा या करेक्ट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। उसके आगे जनाब एज्यूम कर लें कि डैट अ यूज़र वांट टू काउंट, यूज़र जो है वो काउंट करना चाहता है हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, हम कितने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, विच वन विल बी मोस्ट सुटेबल टू परफॉर्म द टास्क, कि इसको ये ज़्यादा सुटेबल करेगा जिसमें हम टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो ये बेसिकली नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैं। नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे जब भी हमारे पास नॉन सूटेबल की बात आएगी, या ऐसे हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसके अंदर जो है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर क्लास होगी और वो सूटेबल कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यानी कि आपने सिंपल ये बताना है कि आपके पास एक पर्टिकुलर क्लास है और आप वहाँ पे काउंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए नॉन सूटेबल परफॉर्म क्या है, तो वो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स है या नॉन स्टैटिक डेटा क्लासेज होंगी। वी डैश चेंज द एवेल्यूशन प्रोसीजर ऑफ द ऑपरेटर थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जब भी आप ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो एवेल्यूशन का जो प्रेसिडेंस होता है ऑपरेटर का, वो क्या होता है, वी कैन नॉट चेंज। हम उसको चेंज कर सकते हैं क्या, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, यही इसका जवाब है। इसने डाउट लगाया हुआ है लेकिन ये कंफर्म है कि वी कैन नॉट चेंज द एवेल्यूशन प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। हम ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को चेंज नहीं कर सकते ऑपरेटर की ओवरलोडिंग के बजाय, क्योंकि प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि आप ये बता रहे हैं कि हमने चीज़ों को, या आप ये कंफर्म करें कि जिस तरह डिमांड रूल है ना कि आप इस डिमांड रूल को चेंज कर लेंगे, तो ये ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। हाँ ये है कि हमारी फंक्शनैलिटी इंक्रीज हो जाएगी लेकिन इसकी प्रेसिडेंस चेंज नहीं होती, तो वी कैन नॉट ही आएगा इसका जवाब, ठीक है। इन अ डी क्यू, डी क्यू के अंदर क्या होता है, डेटा कैन बी रिलेटिवली स्लोली इंसर्टेड और डिलीटेड एट द एडवाइटरी लोकेशन। जो डेटा होता है वो रिलेटिवली स्लो हो जाता है और हम इसको इंसर्ट भी स्लो करते हैं और डिलीट भी स्लो करते हैं एडवाइटरी लोकेशन के ऊपर। तो ये इसका सिंपल सा जवाब होगा यहाँ पे। आगे देखें जी, आपके पास एक अनइनिशिएटेड वेक्टर है, वेक्टर इंट।
आपने वेक्टर को यहाँ पर इन डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया, उसके आगे आपने ये किया कि आफ्टर एडिंग द एलिमेंट्स या आफ्टर एडिंग द स्टेटमेंट, आपने स्टेटमेंट को ऐड करना है पुश बैक, यानी आप कह रहे हैं कि आप इसकी बैक पे एलिमेंट पुश करें 21, तो क्या होगा जी यहाँ पे ये होगा इट विल ऐड एन एलिमेंट, ये ऐड करेगा किसी भी एलिमेंट को कहाँ पर, एट द टू द एंड द बैक ऑफ EVEC एंड इनिशियलाइज इट विद 21। सिंपल काम है कि आपने क्या करना है, आपने बैक के ऊपर 21 को पुश करना है। ये EVEC आपका वेरिएबल है, ठीक है, यानी ये ई वेक्टर आप इसे कह सकते हैं, VEC स्टैंड फॉर वेक्टर। अब आप ये कह रहे हैं कि एलिमेंट को ऐड करेगा बैक के ऊपर और इसको इनिशियलाइज कर देगा, इनिशिएट कर देगा 21 के साथ। सिंपल काम ये वाला, ठीक है। उसके आगे जनाब देखें तो क्लास डॉग एलिमेंट, ये जो डॉग एलिमेंट है ना, इसका मतलब है कि ये हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट एलिमेंट को एक क्लास को डिक्लेयर किया हुआ है। पब्लिक पार्ट में आगे पब्लिक पार्ट में वॉइड या वर्चुअल वॉइड प्रिंट, आप कह रहे हैं कि प्रिंट कर दो जेनेरिक एलिमेंट को, और आप नीचे आते हैं क्लास हेडिंग, क्लास की हेडिंग क्या होगी, पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक DOC डॉक्यूमेंट और E फॉर एलिमेंट, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट इसकी क्लास होगी। तो इसका हमने आउटपुट बताना, तो ये पैराग्राफ का एलिमेंट है, ये कह रहा है कि ये क्या चीज़ है, तो ये बेसिकली पैराग्राफ का एलिमेंट है, यानी कि जेनेरिक एलिमेंट है, तो ये आपका क्या होगा, पैराग्राफ का एलिमेंट। बाकी अगर आप देखें तो ये जेनेरिक एलिमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ सी आउट का फंक्शन इस्तेमाल किया तो हुआ है, लेकिन हमने उसको प्रॉपरली कहा हुआ है कि आपने वॉइड प्रिंट करना है, लेकिन वर्चुअल फंक्शन की फॉर्म में। तो वर्चुअल फंक्शन की जो खासियत है वो ये है कि आपने प्रिंटिंग की जगह ये बताना है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा एक मिनट, मैं इसको एक दफ़ा फाइनलाइज कर लूँ, मुझे ये कंफर्म नहीं है, एक दफ़ा मैं इसको फाइनलाइज कर लूँ आपके लिए, उसके बाद मैं आपको इसका फाइनलाइज आंसर बताता हूँ। जी जो स्टूडेंट्स, इसका जवाब ये नहीं हो सकता, मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक जेनेरिक एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे सी आउट का फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है। और जहाँ पर भी हम सी आउट का बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब या उसका मकसद ये होता है कि हमने वहाँ पे ये देखना होता है कि इसी वैल्यू ने जाके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होना है, तो ये जेनेरिक एलिमेंट होगा। बाकी जो आप स्किप करते हैं यही एलिमेंट इसका, या यही जवाब इसका अगर आपके पेपर में आता है तो आपने ये जेनेरिक एलिमेंट ही लगाना है, इंशाल्लाह ये जवाब बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि इसके साथ सी आउट का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो यही आपने इसका जवाब जो है वो लगा देना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ईच ट्राई ब्लॉक कैन हैव डैश नंबर ऑफ कैच ब्लॉक्स, हर जो ट्राई ब्लॉक है वो कितने नंबर ऑफ जो है वो कैच ब्लॉक्स रखेगा, एज मैनी एज नेसेसरी, आपको जितनी भी जरूरत है ना उतनी ही वो रखेगा। तो हर ट्राई ब्लॉक जो होगा कैन हैव एज मैनी एज नेसेसरी नंबर ऑफ कैच ब्लॉक्स, तो ये इसका जवाब हो जाएगा सिंपल, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी, टारगेट फंक्शन फॉर अ कॉल, जो टारगेट फंक्शन होता है कॉल के लिए वो सिलेक्ट किया जाता है कंपाइल टाइम के ऊपर इन केस ऑफ स्टैटिक बाइंडिंग। सिंपल लाइन है, इसमें समझाने वाला काम नहीं है, ये हमने जब पढ़ा था तो मुझे इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ज़बानी याद है, क्योंकि मैं आपको ये बहुत दफ़ा पढ़ा चुका हूँ। तो जो टारगेट फंक्शन होता है कॉल का वो सिलेक्ट किया जाता है एट कंपाइल टाइम इन केस ऑफ स्टैटिक बाइंडिंग, तो ये आपको यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट जो है वो कंसिडर किया जाएगा और यही इसका जवाब है। Which of the following is the best approach if it is required to have more than one function have exactly same functionality and implemented on different data types? आपने ये बताना है कि बेस्ट अप्रोच कौन सी है अगर आप जो है वो मोर देन वन फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं सेम फंक्शनैलिटी के ऊपर, तो वो टेम्पलेट्स है, क्योंकि टेम्पलेट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं एक से ज़्यादा फंक्शनैलिटी के ऊपर। और अभी हमने इसकी शायद एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो या एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास ये बात भी की थी कि जब भी हम टेम्पलेट्स के फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो बेसिक सिंटैक्सेस होते हैं है ना, या बेसिक उसका जो मकसद होता है ना वो यही होता है कि हम अपने प्रोग्राम को री यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्राम को राइटेबिलिटी कर सकते हैं और प्रोग्राम को एफिशिएंट वे में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये जो टेम्पलेट्स का फंक्शन होगा यही करेक्ट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ओके नेक्स्ट देखें तो ये आपके सारे एमसीक्यूज दोबारा रिपीट है जी, यहाँ से इसको आपने एक दफ़ा खुद से देख लेनी है। अ क्लास टेम्पलेट, जो क्लास है टेम्पलेट की फैकल्टीज री यूज़ ऑफ अ क्लास, आप उसको री यूज़ कर सकते हैं क्लास को। तो ये सिंपल फैसिलिटीज, सॉरी फैकल्टी नहीं है ये, बाय मिस्टेक मैं फैकल्टी कह गया हूँ, फैसिलिटीज़ या फैसिलिटेट्स री यूज़ ऑफ क्लास। जो क्लास टेम्पलेट है वो आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप अपनी क्लास को री यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। वर्चुअल फंक्शन अलाउ यू, वर्चुअल फंक्शन आपको क्या अलाउ करता है, यूज़ द सेम फंक्शन, कि आप सेम फंक्शन को यूज़ करें टू एग्जीक्यूट मेमोरी मेंबर्स, कि आप मेमोरी मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए फॉर फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस से, यानी वर्चुअल फंक्शन के मुताबिक हम जो है वो सेम फंक्शन को कॉल करेंगे ताकि हम मेंबर फंक्शन को ऑब्जेक्ट के एग्जीक्यूट करवा सकें। दोबारा सुन लें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। अगर आपने वर्चुअल फंक्शन को इस्तेमाल किया हुआ है तो आपने सेम फंक्शन को, यानी आप सेम फंक्शन को यूज़ करते हुए तमाम तरह ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। प्योर वर्चुअल फंक्शन इज़ अ वर्चुअल फंक्शन, जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है वो वर्चुअल फंक्शन है डैट्स कॉजेज इट्स क्लासेस टू द या टू बी एब्स्ट्रैक्ट,
जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है वो ऐसा वर्चुअल फंक्शन है जो कि कॉज करता है इट्स क्लास अपनी क्लास के ऊपर, ताकि उसको एब्स्ट्रैक्टली इस्तेमाल किया जा सके या एब्स्ट्रैक्ट के होता है। सिंपल काम है ये वाला भी। ओके जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा देखें तो सपोज कर लें वी हैव टू ड्राइव क्लासेस, हमारे पास जो है वो दो ड्राइव क्लासेस हैं फ्रॉम अ सिंगल क्लास से कैन वी राइट, क्या आप राइट कर सकते हैं मेथड को विद सेम नेम के साथ इन बोथ दीज ड्राइव क्लास, यानी आपके पास दो क्लासेस हैं, एक सिंगल क्लास है, क्या आप दोनों को सेम ड्राइव क्लास के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? चूज द बेस्ट वन, आपने बेस्ट वन जो है वो बताना है। तो ये बात याद रहे कि अगर आपके पास दो ड्राइव क्लास होंगी तो आप उनको सेम जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो वन इफ द टू क्लासेस हैव द सेम नेम, वन ओनली इफ, यानी वो कह रहा है कि ओनली सिर्फ और सिर्फ जो है वो दो क्लासेस के सेम नेम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा के सेम नेम जो है वो नहीं हो सकते। तो यही बात मैं आपको कह रहा था कि हमने एक या एक से ज़्यादा के क्लासेस को जो है वो सेम नेम या सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करनी। जिस तरह आपको बता रहा है कि ओनली सिर्फ दो क्लासेस के सेम नेम हो सकते हैं, दो से ज़्यादा सेम फंक्शनैलिटी और सेम नेम नहीं रख सकते हैं हम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन डेट इज द 50 एमसीक्यूज मैंने आपको करवाए हैं जी। 50 एमसीक्यूज में मेक श्योर कि आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बाकी आपके सारे क्वेश्चन अगर रिपीटेड ही हैं तो मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर कि आप एमसीक्यू ज़रूर पढ़ लें और हैंडआउट्स को भी ज़रूर अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह क्लास पार्ट 2 में मैं आपको बाकी तमाम जो कॉन्सेप्ट हो गए वो क्लियर कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ यूजफुल। जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो यूजफुल होती है व्हेन, जब वी डू नॉट वांट टू इनिशिएट इट्स ऑब्जेक्ट, जब हम उसके ऑब्जेक्ट को इनिशिएट नहीं करते तब ऑब्जेक्ट जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो हमेशा से यूजफुल रहती है। तो ये आपकी प्रिपरेशन वीडियो थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।